दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए कृपया पिछले के सभी भागों को जरूर सुनें। सिया और अरमान दोनों एक दूसरे के बारे में सोच मन ही मन मुस्कुराते हुए घर के तरफ जा रहे थे। गहरे अंधेरों के बीच धीरे धीरे हवाएं भी उस वक्त को, उस लम्हे को और हंसी बना रही थी। अरमान सिया को तिरछी नज़रों से बातों बातों में निहारा करता। कितनी खूबसूरत लग रही है इस अंधेरी काली रात में भी। दूसरी तरफ सिया के दिल में भी कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी। एक अजीब सी फीलिंग, शायद ऐसा एहसास दोनों को पहली बार हुआ था या हो रहा था। सिया अरमान से थोड़ा हट साइड कर चल रही थी। अरमान अपने फ़ोन का लाइट जला दोनों आ रहे थे। अरमान अचानक एक पत्थर से टकरा जमीन पर गिर पड़ा। सिया इस नज़ारे को देख हंसने लगी, क्योंकि अरमान जहाँ गिरा था वहीं कीचड़ था और अरमान का पूरा कपड़ा गंदा हो गया और कीचड़ के कुछ छींटे अरमान के चेहरे पर भी चला गया। अरमान उस वक्त पूरा का पूरा फनी लग रहा था। अरमान, उड़ा लो मजाक मेरा और हंस लो, ये बोलते हुए अरमान मन ही मन, तुम हंसी तो कब से मेरे साथ यूं ही चुप चल रही थी। दिल दुखता है मेरा अब तुझे उदास देख। तेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एक या हजार बार मैं कीचड़ में गिरने के लिए तैयार हूँ। बस तुम हंसने के लिए हमेशा तैयार रहना। अरमान के दिमाग में खुरापात शोर मचा रहे थे। अरमान सिया को देखते हुए बोला, सिया जी, सिया जी, आपके सिया क्या हुआ? आप इतना डर क्यों बोल रहे हैं? आसपास देखी तो कुछ नज़र नहीं आया। फिर अरमान बोला, सिया जी, आपके पीछे एक छोटा सा मेढक का बच्चा है। इतना बोल अरमान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। आपका चेहरा इस वक्त देखने लायक था। कैसी डर रही थी आप? सिया, क्या अरमान जी, आप बच्चों वाली हरकतें मत करो। अरमान, अरे ये क्या बात हुई? बच्चों जैसी डर तो आप रही थी। सिया, आप अपना बकवास बंद करो, समझे ना? आप बिल्कुल मेढक हो। देखो खुद अभी कैसे कीचड़ में हो मेढक जी। अरमान, मैं मेढक नहीं हूँ। आप अपने दोनों कान को खोलकर सुन लो। सिया हंसते हुए, अरमान जी मेढक हैं। सिया अरमान के पास आई, अपना हाथ आगे बढ़ा, उठिए, घर नहीं चलना है क्या? लेकिन अरमान कहीं खोया था। सिया, अरमान जी, लेकिन अरमान कुछ जवाब नहीं दिया। सिया थोड़ा और नज़दीक आकर आवाज़ दी, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए। फिर भी अरमान कुछ नहीं सुन रहा था। थोड़ा सा सिया और आगे बढ़ी, लेकिन इस बार सिया फिसल कर कीचड़ में अरमान के ऊपर गिर पड़ गई। सिया के कपड़े पूरी तरह गंदा हो गया। सिया, सब आपके वजह से हुआ है। आप सुन लेते तो ये नहीं होता ना। इतना बोल सिया हंसने लगी। सिया को हंसता हुआ देख अरमान भी हंसने लगा। सिया अरमान की आंखों में झांक, देखो मैं कितनी फनी लग रही, पागल की तरह। अरमान सिया से नजरें चुरा लिया। क्या हुआ अरमान जी, अब घर चलते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ जैसे तैसे कीचड़ से बाहर निकल घर के तरफ चल दिए। सिया सोचते हुए बोली, ऐसे इन कपड़ों में जाएंगे घर, लोग क्या कहेंगे? अरमान, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके पास, साथ में। सिया, आप साथ हो इसी बात का तो डर है। सिया खोई खोई सी लग रही थी। अरमान पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही आप? और फिर से उदास हो गई। सिया, ऐसा कुछ बात नहीं है, बस सोच रही थी घर में सब परेशान हो रहे होंगे। सिया, मेरा फ़ोन कहाँ गया? ओ, शायद दी के फ़ोन के साथ ही पर्स में होगा। अपने माथे पर हाथ रखते हुए सिया बोली, अब दी को कॉल कैसे करूं? अरमान, आप मेरे फ़ोन से भाभी को कॉल कर लीजिए। सिया जैसे ही फ़ोन ली, अरमान से फ़ोन ऑफ हो गया। सिया, अभी इस फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होना था। अरमान, अब बस घर पहुंचने वाले ही हैं। सिया जी, चिंता मत कीजिए। सिया, कैसे ना करूं दी, परेशान हो रही होंगी। उधर निशा का बुरा हाल था, दोनों नहीं मिल रहे थे, फ़ोन भी नहीं लग रहा था। सिया तो अपना फ़ोन यहीं भूल गई थी और अरमान जी का फ़ोन भी नहीं लग रहा। सागर वहीं खड़ा रहता है, परंतु निशा को कुछ नहीं बताया। ज्योति, निशा, क्या तुम अरमान को जानती हो? निशा, हाँ अरमान जी मेरे होने वाले पति के छोटे भाई हैं। क्या? बोलते हुए ज्योति बोली, क्या तुम्हारी शादी निशान भाई से होने वाली है? निशा जवाब दी। लेकिन ज्योति, तुम कैसे जानती हो निशान जी को? मैं इनको तब तक दरवाजे के पास अरमान और सिया दोनों खड़े हुए
निशा दोनों को उस हालत में देख गुस्से में सिया को डांट दी। तुझे मुझे यहाँ लेकर आना ही नहीं चाहिए था। क्या हालत बना तुम बाहर घूम रही। तुम्हें पता है हम लोग यहाँ कितना परेशान हैं। सिया रोने लगी। निशा उससे आज पहली बार ऐसे बात की, इसलिए सिया को बहुत बुरा लगा था। अब जाकर कपड़े बदलोगी, खुद को साफ कर कि यही तमाशा करोगी। अब रोते हुए सिया अंदर की ओर भागी। खुशी सिया को रोते देख बहुत खुश थी। अच्छा हुआ डांट पड़ी, मेरे अरमान जी के साथ घूमने निकली थी। निशा, अरमान जी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कम से कम आपको तो कॉल कर बता देना चाहिए था कि आप दोनों ठीक हो। आपको पता है मेरे मन में कैसे कैसे बुरे ख्याल आ रहे थे। यहाँ खैर आप जाओ, अपने कपड़े बदल लो। अरमान नजरें झुका जी भाभी बोल अपने रूम के तरफ गया। निशा अंदर ही अंदर अफसोस कर रही थी कि सिया को कुछ ज़्यादा ही डांट दी। सिया नहाकर अपने रूम में बैठी रो रही थी। निशा वहाँ आई, प्यार से सिया के सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे माफ़ करना मेरी बहन। कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आकर बोल गई। सिया कुछ नहीं बोल रही थी। मुझे फ़िक्र होती है तुम्हारी, कितना परेशान थी तुझे लेकर। ठीक है, तुम मुझ पर गुस्सा करो पर मुझसे बात करो। रोते हुए सिया निशा से लिपट गई। जब फिक्र करती हो इतना तो डांटती क्यों हो। वो इसलिए कि मेरी प्यारी बहन को कुछ ना हो और हमेशा खुश रहे। सिया अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे भी माफ़ करना दी। ऐसे मुझे नहीं जाना चाहिए था बाहर, वो भी यहाँ इस अनजान जगह पर। फिर से निशा से लिपट गई। मुझे माफ़ कर दो दी। ना आप दी, अरे हाँ पागल, तुमसे भला कब तक मैं गुस्सा रहूँगी। एक तो ही तो हो तुम मेरी जान। अच्छा अब रोते हैं सोते हैं, कल सुबह हल्दी है ना, और तुम्हें डांस भी तो करना है, इसलिए अब आराम करो वरना अब कुछ घंटों में सुबह होने वाली है। हाँ सो रही हूँ, लेकिन आप यहीं मेरे साथ ही सोना। मैं यहीं हूँ और यहीं सो रही। आप बहुत अच्छी हो दी, इस दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। आप इतना बोल सिया मुस्कुरा सो गई। आई लव यू इन्ना सारा दीदू। सुबह हो चुकी थी पर सिया अभी सो रही थी। निशा उठकर सुबह से ही हल्दी की तैयारियों में जुट गई थी। इस बीच सिया को जगाना भूल गई। अरमान उठ चुका था। वो अपने रूम से बाहर आ हल्दी की तैयारियों में सबकी मदद करने लगा। अरमान मन ही मन सोच रहा था, सब तो दिख रहे हैं लेकिन सिया कहाँ रह गई। वो दिख नहीं रही कब से। वो थोड़ा परेशान दिख रहा था। खुशी अरमान के पास आई, अपने हाथों में लगाई मेहंदी को दिखाते हुए बोली, अरमान जी आप तो मुझसे सच में बहुत प्यार करते हो, इसलिए तो मेरी हाथों में मेहंदी का रंग बहुत गहरा लाल चढ़ा है। अरमान कुछ बोला नहीं। खुशी, ये क्या बात हुई। अरमान जी मैं यहाँ कब से खड़ी आपको अपनी मेहंदी दिखा रही, लेकिन आप एक बार पलट कर देखा भी नहीं। मैं देख रही हूँ आपको आजकल, मुझे आप बहुत अनदेखा कर रहे हो। जब से यहाँ सिया आई है उसी के साथ लगे रहते हैं। अरमान गुस्से में, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं मैं यहाँ कामों में व्यस्त हूँ। अपना मेहंदी बाद में भी दिखा सकती हो, अभी ये ज़रूरी नहीं है। और तुम हर वक्त बहाना ढूंढती रहती हो मुझसे बस चिपकने की। और सिया सिया हर वक्त रट क्यों लगाए रहती हो। सिया से कुछ परेशानी है तुम्हें, बोलो। खुशी नम आँखों से, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे सिया से परेशानी है। पर हाँ मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब आप सिया के साथ रहते हो, बातें करते हो और मेरे तरफ एक बार पलट कर देखते भी नहीं। जिस दिन आए थे उस दिन मेरे पीछे पीछे चल रहे थे, मुझसे बात करने का नया बहाना बनाया करते थे। अब आप बिल्कुल बदल गए हो। अरमान कृपया कर तुम यहाँ से जाओ, बेकार में मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम्हारा बकवास सुनने के लिए नहीं हूँ मैं यहाँ, समझी। जितना हो सके तुम मुझसे दूर रहो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम में और तुम्हारी बातों में। अच्छा होगा तुम जितनी जल्दी समझ जाओ इस बात को। खुशी की आंखें नम थी अरमान के इस रवैये को देख। अरमान सिया कहाँ है, दिख नहीं रही, ये सोच अरमान परेशान हो रहा था। भाभी से पूछूं क्या। नहीं नहीं, ये सही नहीं रहेगा। उसके रूम में देखूं क्या, अगर किसी ने देख लिया तो फिर से कोई नई मुसीबत हो जाएगी। अरमान सिया को देखने के लिए, उससे बातें करने के लिए बेचैन हो रहा था।
लेकिन सिया का कुछ पता नहीं। अरमान के पास निशा आई, बोली, अरमान, अरमान जी आपने सिया को देखा क्या? अरमान, क्या सिया को? निशा, अपने रूम में सो रही थी लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई। ये लड़की सुबह सुबह बताकर भी नहीं गई। हर वक्त बस मुझे परेशान करना जानती है ये लड़की। अरमान, ऐसे कैसे? सिया अपने रूम में नहीं है। भाभी, आप चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कहाँ गई। वैसे भी यहाँ किसी को जानती नहीं है, आसपास कहीं टहलने गई होगी। पास में ही एक जंगल है, शायद उसी तरफ गई हो, मैं देखता हूँ। तभी निशा को सिया आवाज़ दी। दी दी निशा पीछे मुड़कर देखी तो सागर के साथ सिया थी और सिया के हाथों में खरगोश का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था। उस खरगोश के बच्चे को ले सिया काफ़ी खुश नजर आ रही थी। अरमान सिया को सागर के साथ देख आग बबूला हो गया, लेकिन बेचारा अपने गुस्से पर काबू किए रहा। दोनों काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। ये नज़ारा अरमान के दिल को छली कर रहा था। निशा गुस्से में बिना बताए कहाँ चली गई थी? दर्द हो रहा दी, मेरा कान तो छोड़ो, पहले बताती हूँ। जब सुबह उठी तो देखा सब कोई कुछ ना कुछ अपने कामों में व्यस्त थे, तो मैं टहलने निकल गई। आप देखी नहीं और ज्योति दी भी नहीं दिखी तो बिना बताए चली गई। जब बाहर निकली तो मुझे सागर जी दिखे। उन्होंने बोला, चलिए सिया जी मैं आपको जंगल घुमा लाता हूँ। तो मैं चली गई और मुझे वहाँ से प्यारा सा खरगोश का बच्चा मिला। मुझे माफ़ कर दो दी, अगली बार नहीं होगी कोई गलती। अच्छा, अब चल अंदर चल, मेरी मदद कर। सागर जी प्लीज़ मेरा एक काम करोगे? जी बोलिए। सागर मुस्कुराते हुए बोला, क्या काम है, मैं कर दूंगा, आप इसे संभाल कर रखना। खरगोश के बच्चे को देते हुए बोली, जी ज़रूर रखूँगा। अरमान, सिया जी आप मुझे भी तो जंगल ले जा सकती थी ना? ऐसे कैसे किसी के साथ भी कहीं चली गई, वो भी अनजान लोगों के साथ? कौन कैसा है? सिया मुस्कुराते हुए बोली, आपको मेरी इतना क्यों फिक्र हो रहा? दोस्त तो मेरी इसलिए फिक्र होता है। सिर्फ दोस्त नहीं, मेरे भाई की होने वाली प्यारी साली साहिबा भी तो हो। सिया आप रिश्ते जोड़ना छोड़िए और जल्दी जल्दी काम कीजिए, कहीं हल्दी की तैयारियों के वजह से हमें देरी ना हो जाए। नहीं होगा साली साहिबा। सिया, अरमान जी आपके पास समय है क्या? मुझे मार्केट जाना है। छोड़िए, आप तो हल्दी के तैयारियों में व्यस्त हैं, कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं है, मैं सागर जी के साथ चली जाती हूँ। अरमान, मैंने मना किया क्या? नहीं ना? तो फिर सागर के साथ मार्केट जाने की बात कैसे कर गई? आप बोलिए। सिया हंसते हुए, हाँ हाँ, गुस्सा आया आपको मेढक जी? मैं तो मजाक कर रही थी। आप बिना ढक्कन के बोतल हो, कितना गुस्सा करते हो मेढक अरमान जी। अरमान इतना सुन सिया के हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा, आंखों में आंखें डाल बोला, अभी बताऊं क्या मैं कौन हूँ? सिया नजरें चुरा ली। आप में हिम्मत है तो आंखें मिलाकर मुझसे बात करो। अरमान जी छोड़िए मेरा हाथ, सब लोग यहीं हैं, किसी ने देखा तो कल की तरह फिर से कोई बात बनाना शुरू कर देंगे। अरमान, सिया जी आप तो डरपोक निकली। सिया, छोड़िए मेरा हाथ। सुनो, मैं डरपोक नहीं हूँ, समझे? हाँ मुझे पता है सिया जी डरपोक है। रामू काका घर के अंदर आए, वो परेशान थे। लगभग सभी लोग हल्दी की तैयारियों में व्यस्त थे। रामू काका को परेशान देख अरमान आया, काका क्या हुआ? रामू, बेटा लड़के वालों के घर से आज कुछ देर पहले कॉल आया था। लड़के के पिताजी ने मुझसे कहा कल की जगह शादी आज ही कर लेते हैं। हल्दी के फंक्शन की जगह शादी कर। लड़के की दादी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उनकी सांसें कब खत्म हो जाएं ये किसी को नहीं पता, इसलिए वो लोग शादी आज ही करना चाहते हैं। अचानक इतनी सारी तैयारियां कैसे पूरी होगी? खाना, मेहमानों की रहने की व्यवस्था आदि ऐसे सारे काम अभी पड़े हैं और मैंने हाँ भी कह दिया। लड़के की दादी की आखिरी इच्छा है कि अपने पोते की पत्नी को देख कर इस दुनिया से जाए। अरमान, रामू काका सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। घर तो सज चुका है, बस खाने की व्यवस्था तो निशा भाभी है ना, वो बना देगी, चिंता कोई कोई बात नहीं है। अरमान मुस्कुराते हुए बोला, आप तैयार हो जाइए काका, बारात आने में समय ज़्यादा नहीं है। ज्योति के ससुराल से फिर कॉल आया। लड़के के पिताजी ने कहा बारात लेकर हम लोग दिन में ही आ जाएंगे और शादी जल्द से जल्द करनी होगी।
माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। कोई बात नहीं रामू काका, आप फिक्र मत कीजिए, बस ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए। धीरे धीरे ये बात सबको पता चली। बारात आज ही आएगी और वो भी दिन में ही। ज्योति इन बातों को जान मायूस हो गई। मैंने अपनी मेहंदी के लिए कितनी तैयारियां की थी, लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा मुझे मालूम नहीं था। देखते देखते वक्त बीतता चला गया। बारात भी आ गया, दुल्हन भी तैयार हो चुकी थी। चारों तरफ शहनाई बज रही थी, लेकिन ज्योति की शादी में वो रौनक नहीं थी जो होनी चाहिए। जल्दी जल्दी शादी हो गई। आखिर वो घड़ी भी आ गया ज्योति की विदाई का। ज्योति अपने घर से विदा हो गई, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने अपने ससुराल चली गई। अरमान आज नहीं तो कल सुबह सभी अपने घर चले जाएंगे, और सिया जी भी अपने प्यार का अभी तक इजहार भी नहीं कर पाया। वक्त भी कहाँ मिला जो उनके साथ गुजार सकूं। अरमान के अलावा खुशी, सागर और सिया के मन में भी यही ख्याल दिल में हलचल मचा रहा था। एक दूसरे से सभी जुदा होने वाले थे। सिया, अरमान जी, काश आपके साथ गुजारने का पल कुछ घंटे और मिले होते। क्या करूं मैं, अब दिल सीने में तड़प रहा, पर आपसे अपने दिल की एहसास कह भी तो नहीं पाती। सिया, एक तरफ घर जाने की खुशी भी है, पर दूसरी तरफ अरमान जी से दूर जाने का तकलीफ भी। पता नहीं मुझे उनके दिल में मेरे लिए जगह है भी या नहीं, मुझसे वो प्यार करते भी हैं या नहीं। कैसे पता करूं उनके दिल में क्या चल रहा है, कहीं मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। उनकी आंखों में झांक कर ढूंढा भी नहीं जाता खुद के लिए मोहब्बत। जैसे ही उनके नज़रों से अपनी नज़रें मिलाना चाहती हूँ, हाय रब्बा, मैं शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। अरमान अपने मम्मी पापा को मैसेज किया, शादी हो चुके ज्योति का आप लोग मिथिला से ना निकलें। यहाँ रामू काका के गांव आने के लिए मैं कल लौट रहा मिथिला। आज बहुत थक गया हूँ, आकर सारी बातें बताता हूँ। शादी इतनी जल्दी क्यों हुआ? निशा, सिया, अपनी सारी पैकिंग कर लो, देखना कुछ छूट ना जाए। आज ही हम लोग पटना के लिए निकल जाते हैं, वहाँ मम्मी पापा भी आ गए होंगे मामा के घर से। सिया भी कॉल कर पूछ लेते हैं ना दोनों आए कि नहीं। निशा, पापा को कॉल की तो पता चला अभी पटना नहीं आएंगे, 1-2 दिन और वहाँ रहेंगे, कुछ ज़रूरी काम आ गया है। सिया, दी कल या परसों यहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए, तब तक मम्मी पापा भी आ जाएंगे और हम लोग थोड़ा जंगल और हरियाली से भरी खेत खलिहान गांव में घूम लेंगे। कितना मज़ा आएगा दी, सोचो आप। दी रुकते हैं ना, रामू काका का कुछ दिन मन भी लगा रहेगा। ज्योति दी के आने के बाद बहुत अकेले हो गए हैं। खुशी और सागर भी रुके हुए थे। खुशी और सागर दोनों मिलकर एक प्लान बनाया। दोनों को एहसास हो चुका था कि सिया और अरमान एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों में से किसी को मालूम नहीं है एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठा दोनों गांव घूमने का प्लान तैयार करते हैं। सागर का प्लान था अरमान से अपना बदला लेना, गुजरे पिछले दिनों में जो भी हुआ। दूसरी तरफ खुशी भी यही प्लान तैयार कर रही थी। अरमान जी, मेरे नहीं होते हुए तो तुम्हारे भी नहीं होंगे। सिया, दोनों सागर और खुशी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार थे। बस उनको इंतज़ार था सही वक्त का, शायद उनको मिलने वाला था। लेकिन ऐन मौके पर सिया ने बाहर जाने से मना कर दिया, क्योंकि सिया अरमान के साथ अकेले गांव घूमने जाना चाहती थी। दोनों के अलावा वहां कोई ना हो परेशान करने वाला। शादी में आए सभी संबंधी अपने अपने घर चले गए। बस निशा, सिया, अरमान और खुशी और सागर अभी अपने घर नहीं गए थे। सिया दी के साथ जाकर अरमान आराम कर रही थी। अरमान, सिया जी बाहर घूमने चलिएगा आप? दरवाजे के पास आकर पूछा। सिया निशा दी को देख रही थी कि बोले, दी मैं जाऊं क्या? निशा, अभी नहीं, कुछ देर आराम करो, फिर चली जाना है जहां घूमने का मन करे। सिया अरमान की तरफ देखते हुए बोली, आप भी जाकर आराम कीजिए अरमान जी, लगभग 1 घंटे के बाद चलते हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहना आप जब तक हम दोनों बाहर से घूम कर ना आ जाएं। अरमान चला गया। लगभग 1 घंटा बाद अरमान सिया के पास आया। दोनों साथ में घूमने निकल जाते हैं। चुपके से सिया का कोमल हाथ अरमान के हाथों में। दोनों सुनसान रास्तों पर दोनों एक दूसरों में खोए चले जा रहे थे। दोनों गांव घूमने निकले थे,
लेकिन पता नहीं कैसे बड़े जंगल के तरफ जा पहुँचे जहाँ कोई आसपास घर नहीं दिख रहा था। उनको समझ में नहीं आ रहा था दोनों कहाँ चले आए। अरमान, सिया जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिया, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। अरमान, पहले आप बोलिए सिया जी। सिया, नहीं पहले आप बोलिए अरमान जी। पहले आप बोलते बोलते करीब 1 घंटे बीत गया, पर दोनों अभी भी वहीं अटके थे। अरमान के मुंह से अचानक आवाज़ आई, आई लव यू सिया जी। पता नहीं चला मुझे कब आप इतनी अच्छी लगने लगी और मेरे दिल में रहने लगी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और सिया जी हमेशा आपके साथ खुश रहना चाहता हूँ। अरमान अपने प्यार का इजहार सिया से किया, परंतु सिया कुछ सुन नहीं पाती। उससे पहले बेहोश होकर ज़मीन पर गिरी हुई थी। अरमान सिया की तरफ पीट कर अपने प्यार का इजहार कर रहा था, इसलिए पता नहीं चला सिया कब बेहोश हो गई। अरमान सिया को बेहोशी के हालत में देख बहुत घबरा गया। मदद करने वाला भी कोई नहीं दिख रहा था। सिया के जुबा पर फिर से वही नाम राज राज की रट लगाई जा रही थी। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुछ दूरी पर एक तालाब दिखा, शायद खेतों की सिंचाई के लिए खुदवाया गया था। अरमान कैसे भी सिया को अपने गोद में उठा तालाब तक ले गया। तालाब से पानी निकाल अरमान सिया के चेहरे पर डाला, लेकिन सिया अपने आंखें नहीं खोली। अरमान बहुत घबराया हुआ था और खुद से मन ही मन बोल रहा था, मुझे लेकर ही नहीं आना चाहिए था, सारी गलती मेरी है। सिया जी के इस हालत का भी। सिया को अरमान सुन सीने से लगा रोते हुए, सिया जी मेरे लिए आप अपनी आंखें खोलो। नहीं रह सकता मैं आपके बिना, मेरी सांसें चलने से कतराती हैं। अगर तुझे याद न करूं मैं तो सिया जी प्लीज़ आप अपनी आंखें खोलो। करीब 20 मिनट बाद सिया अपनी आंखें खोली। झट से अरमान सिया को अपने गले लगा लिया, मुस्कुराहट भरे चेहरे से, आप बिल्कुल ठीक हो सिया जी, मैं तो बहुत डर गया था। देखो आप मेरी हालत क्या है। घर निकलते हैं, अब शाम होने चली है। इधर कोई दिख भी नहीं रहा। दोनों घर की तरफ चले जा रहे थे, लेकिन दोनों को पता नहीं था ये रास्ता बिल्कुल घर तक रुकेगा। सिया, कुछ नहीं बताइएगा आप दी से, मैं बेहोश हो गई थी। ठीक है, नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन घर कब पहुंचेंगे? पहली कोशिश बेकार रहा। अरमान प्यार का इजहार किया, लेकिन सिया अरमान के बोलने से पहले ही बेहोश हो गई थी। अरमान सिया के साथ मायूस आ रहा था। सिया मन ही मन खुश थी अरमान के आज बाहों में थी। बेहोशी के हालत में काश उस वक्त तुझे अच्छे से महसूस कर पाती। अरमान थोड़ा चिंतित था और परेशान भी। पहली बार किसी लड़की से प्यार का इजहार किया, लेकिन पहली कोशिश बेकार रही। दूसरी तरफ सिया अरमान के बाहों में खुद को पाकर खुश थी। निशा घर पर सिया और अरमान की राह देख रही थी। अरमान सिया दोनों साथ में आ रहे थे। सिया अरमान को देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अरमान भी खुश था कि सिया जी को छू सका और अपनी बाहों में सिया को कुछ वक्त ही सही भर सका, पर अरमान के मन में वही सवाल फिर से हड़कंप मचा रहा था। आखिर ये राज कौन है? सिया जी बार बार नाम क्यों लेती हैं? उसी वक्त नाम क्यों लेती जब वो बेहोशी के हालत में होती? इस तरह के कई सवाल अरमान के मन में चल रहे थे, लेकिन सिया साथ और पास थी। अरमान का हाथ सिया अपने हाथों से पकड़ घर के तरफ बढ़ती जा रही थी। चिंता में अरमान था, फिर भी सिया के होने से मुस्कुरा रहा था। अरमान सिया की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, दिल करता है मिथिला की जगह मैं आपके साथ पटना चलूं, वहां जाकर आपके साथ घूमने जाऊं, ढेर सारी बातें करूं, सबसे अच्छी और खूबसूरत बात आपको अपने बाहों में भर आसमां और उस चांद को देखता रहूं। तेरी मेरी बातें कभी ख़त्म ना हो, प्यार का इजहार भी हो, चांद की रोशनी में तेरे ओंठ को अपने ओंठों से चूम लूँ। हाँ, तुम्हें एहसास करा दूँ कितना तुमसे मैं प्यार करता हूँ। सिया, पता नहीं कब वो दिन आएगा जब तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करोगी। इंतज़ार करूँगा मैं तुम्हारा और उस वक्त का जिस दिन तुम खुद मुझे अपना कहोगी और मुझे अपने सीने से लगाओगी। बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ उस वक्त, उस घड़ी का जिस दिन तुम मेरी हो जाओगी, उस दिन से सिर्फ मेरी बनकर रहोगी। सिया, अरमान जी पूछूं क्या? आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? कहीं पूछने पर गुस्सा करेंगे तो, लेकिन मुझे मालूम तो होना चाहिए ना कि उनके दिल में कोई है तो नहीं। मैंने अपने प्यार का इजहार किया और पता चला कि उनके दिल में कोई और जगह बनाकर रहती हो। क्या करूं मैं, कैसे कहूं?
सबसे अच्छा मैं मैसेज कर लूँगी और पूछ लूँगी। अभी शर्म आ रही मुझे, कहीं उनको मेरी आंखों में उनको अपने लिए प्यार दिख गया तो। सिया अरमान जी, अपने कोई एक बात पूछूं आपसे अरमान जी? जी बोलिए सिया जी, अरमान मुस्कुराते हुए बोला। आप गुस्सा करेंगे तो? नहीं करूँगा गुस्सा मैं सिया जी, आप बोलिए तो सही। कुछ बोलना? कुछ नहीं बोलना, बस ऐसे ही बोल रही थी, बाद में पूछ लूँगी। अभी हम घर पहुँचने वाले हैं, सिया अरमान का हाथ छोड़ते हुए बोली। सिया, अरमान जी आप भी चलिए हमारे साथ पटना, खूब मस्ती करेंगे हम सब मिलकर। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आंटी जी को मना लूँगी। नहीं सिया जी, मैं नहीं आ पाऊँगा, माँ नहीं मानेगी, मैं जानता हूँ। वो तो मुझे आज ही मिथिला बुला रही हैं। सिया अरमान का हाथ पकड़ते हुए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा तो खुद से ज़्यादा है सिया जी। सिया फिर भी संदेह कर रही हाथ पकड़ घर के अंदर आ गई। रामू काका से पता चला निशा बाहर गई है, शायद बाजार निकल गई है। रामू काका, सिया बेटा, निशा तुम दोनों का कब से इंतजार कर रही थी, लेकिन नहीं आए तो चली गई। कॉल भी की थी, नहीं लगा। वैसे कहाँ से आ रहे दोनों? अरमान, रामू काका बस गांव की हरियाली देखने निकले थे, घर लौटते वक्त काफ़ी शाम हो गया। सिया निशा को कॉल की लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम से नहीं लगा। रामू काका तुम दोनों मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। अरमान, नहीं काका रहने दीजिए, बाईपास के पास मैंने एक ढाबा देखा था, वहीं से आते हैं कुछ खाकर। सिया भी जाने के लिए तैयार हो गई। रामू काका, ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आना। दोनों निकल पड़े ढाबे की ओर। अरमान और सिया चलते गए ढाबे की ओर। सिया अरमान को तिरछी नज़रों से देख रही थी, मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक सिया एक पत्थर से टकरा गई, पैर में हल्की फुल्की चोट लगी। सिया चल भी नहीं पा रही थी। अरमान, कैसे जाएंगे ढाबे तक? आसपास कोई यहाँ दिख भी नहीं रहा जो हमें मदद दे। सिया जी, आप बिल्कुल घबराए नहीं, चलने की कोशिश कीजिए। लेकिन सिया चल नहीं पा रही थी। अरमान सिया को अपने गोद में उठा ढाबे की ओर चल दिए। आप बिल्कुल बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सिया जी, बस मुझ पर भरोसा रखिए। जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको कुछ नहीं होगा। सिया अरमान के बाहों में थी। 20 मिनट बाद दोनों ढाबे जा पहुँचे। सिया निशा को कॉल की, लेकिन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। सिया के पैर से हल्की फुल्की खून निकल रहे थे। अरमान ये देख बहुत परेशान हो रहा था। सिया अरमान की तरफ देखते हुए, मैं ठीक हूँ अरमान जी, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। आप ढाबे में लाकर मुझे भूखे मार डालेंगे। मेरे वेट कुछ कम नहीं है। 20 मिनट तक अपने गोद में उठा यहाँ तक लाए, आप तो थक गए होंगे। अरमान, ऐसी बात नहीं है सिया जी, यहाँ तक लेकर आया हूँ तो बिना कुछ खिलाए यहाँ से नहीं ले जाऊँगा आपको मैं। और हाँ, ये मरने की बात दोबारा अपने जुबान पर भी मत लाना, समझी? दोनों ढाबे में ही थे तो उस ढाबे में कुछ बदमाश आ धमके। सभी ग्राहक उस ढाबे से उठकर वहाँ भागने लगे। एक बदमाश आकर सिया का दुपट्टा पकड़ लिया। ढाबे पर आए बदमाशों में से एक बदमाश आकर सिया का दुपट्टा पकड़ लिया। अरमान सिया से कुछ दूरी पर खड़ा निशा भाभी से बात कर रहा था कि मैं और सिया दोनों पास वाले ढाबे के पास आए हैं खाने। भाभी आप भी यहाँ चली आना, जब तक आप नहीं आती उस वक्त तक हम दोनों आपका इंतज़ार करते हैं। निशा, ठीक है अरमान जी, मैं लगभग 20 मिनट में पहुँचती हूँ, तब तक आप लोग मेरा इंतज़ार कीजिए। मैं अब कॉल रखती हूँ और जल्दी आती हूँ ढाबे के पास। ठीक है भाभी, आप जल्दी आना, दुपट्टा छोड़ो मेरा। सिया उस बदमाश को घूरते हुए बोली। बदमाश, अगर दुपट्टा नहीं छोड़ा तो क्या करोगी? घूरने से कुछ नहीं होता मैडम, ताकत चाहिए हम जैसे लोगों से लड़ने के लिए। इतना कहते हुए बदमाश सिया का दुपट्टा खींच कर ले लिया और अपने कंधे पर रख लिया। हंसते हुए बोला, अगर हिम्मत है तो आओ मेरे पास और अपना ये लाल रंग का दुपट्टा ले जाओ। सिया बस रोए जा रही थी। अरमान सिया को ढाबे से नहीं दिख रहा था और सिया के पैर में चोट लगने की वजह से वहाँ से भाग भी नहीं पा रही थी। सिया अपना सर झुकाए खड़ी रोए जा रही थी, लेकिन उस बदमाश का दिल नहीं पिघला। तभी अचानक एक और बदमाश सामने आ खड़ा होता है। वो सिया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तभी सिया काफ़ी तेज़ आवाज़ में अरमान को आवाज़ लगाती है। अरमान दौड़ते हुए सिया के पास आया। आने के बाद वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह गया। अरमान बदमाश से बोला, आपसे मैं विनती करता हूँ सिया जी का दुपट्टा वापस कर दीजिए,
वरना आपके लिए बहुत बुरा होगा। आप सोच भी नहीं सकते क्या होगा। बदमाशों और अरमान के बीच लगभग 20 मिनट बहस हुई। तभी अचानक एक बदमाश ने अरमान के सिर पर वार किया, जिससे अरमान को काफ़ी चोट लगी और अरमान वहीं बेहोश हो गया। अरमान खुद से लथपथ हो गया। तभी वहां निशा पुलिस को लेकर पहुंची। सारे बदमाश को गिरफ्तार किया गया और अरमान को अस्पताल में दाखिला कराया गया। सिया दी, आपको कैसे पता चला कि यहाँ गुंडे बदमाश हैं? वो सब छोड़ो, तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी। अभी हमारे लिए अरमान जी ज़रूरी हैं। सिया अपने दुपट्टे से अरमान का सिर बांध देती है। सिया अरमान के इस हालत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। मैं जिद नहीं करती तो ना ढाबा जाती और ना अरमान जी का ये हालत हुआ होता। अरमान के शरीर से काफ़ी सारा खून निकल चुका था, इसलिए डॉक्टर ने कहा इनकी स्थिति काफ़ी नाजुक है। जितना जल्दी हो सके आप सब खून की व्यवस्था कीजिए, वरना मैं इनकी जान नहीं बचा पाऊंगी। दवा के साथ साथ इनको अपनों की दुआ की ज़रूरत है। अरमान का खून ओ निगेटिव था, जो बहुत कम लोगों में ये पाया जाता है। गांव में पहचान के जितने लोग भी थे सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। डॉक्टर बोले आप लोग अपना भी ब्लड टेस्ट करवाएं, शायद किसी का मैच कर जाए खून। अगर ब्लड बैंक में खून मिल गया तो अच्छी बात है, वरना अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्या होगा क्या नहीं। फ़िलहाल आप लोग भी अपना खून जांच करवाएं। खुदा की मर्जी रहा तो आप लोगों में से किसी न किसी का ब्लड ग्रुप मैच कर जाए। डॉक्टर इतना बोला अरमान के पास आईसीयू में चले गए। सभी परेशान थे। अरमान के मम्मी पापा दोनों को कॉल कर निशा अरमान के बारे में बताती है। रामू काका के गांव आने के लिए कहती है। हम सब गांव के पास वाले हॉस्पिटल में हैं अरमान जी को लेकर। उसी रास्ते में यह हॉस्पिटल पड़ता है जो शहर की तरफ जाता है। अरमान के बारे में सुनकर उषा देवी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अरमान के पिताजी अपनी पत्नी को कैसे भी संभालते हुए कार तक ले गए और ड्राइवर को आवाज़ दिए जल्दी कार को रामू काका के गांव की तरफ ले लो। पक्की सड़क वाले रास्ते से चलना, उसी रास्ते में हॉस्पिटल है। पता नहीं कैसा होगा मेरा बेटा, उसे कितना चोट लगी है। इतना बोल उषा देवी रोने लगी। अरमान के पापा निशान को कॉल किया पर फ़ोन बंद बता रहा था। उषा देवी और उनके पति दोनों चिंतित होते हैं अरमान को लेकर। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मौजूद सारे लोग बारी बारी से ब्लड का सैंपल दिया जांच करने के लिए। कुछ देर बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए। ब्लड ग्रुप मैच हुआ या ब्लड नहीं मिला, कहीं देखिए, जल्दी कुछ कीजिए आप लोग, वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। सही समय पर खून नहीं मिला तो मैं इन्हें नहीं बचा पाऊंगा। इतना सुनते ही सिया गुस्से में आ गई। आप डॉक्टर हैं ना, आपका फ़र्ज है मरीज को बचाना, फिर हर बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं इन्हें नहीं बचा पाऊंगा। ये जो आपने सफ़ेद रंग की कमीज़ पहने हैं ना, इसका मतलब भी पता है आपको? अगर नहीं पता तो फिर से पता कर लीजिए। निसाई, आई एम सॉरी डॉक्टर। निशा, होश में आओ, क्या हो गया है? तुम्हें खुद को संभालो। सिया रोते हुए, दी अरमान जी आज मेरी वजह से आईसीयू में भर्ती हैं। निशा सिया को दिलासा देते हुए बोली, अरमान जी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, अभी तुम खुद को संभालो सिया। निशा सिया को समझा ही रही होती है तो वह नर्स आती है ब्लड ग्रुप का रिपोर्ट लेकर। सिया दौड़ते हुए नर्स के पास गई। क्या किसी का ब्लड ग्रुप मैच हुआ? नर्स ने जवाब दिया, आप सब में सिया कौन है, उन्हीं का ब्लड ग्रुप अरमान से मैच हुआ। सिया ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और भगवान जी को शुक्रिया अदा की मन में। बस भगवान जी अरमान जी को बहुत जल्द होश भी आ जाए, फिर हम दोनों मिलकर पटना के महावीर मंदिर आकर आपका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नर्स सिया को लेकर रूम में गई, जहां उसके शरीर से आवश्यकता अनुसार खून निकाला गया। अरमान के दिमाग का ऑपरेशन हुआ जो सफल हुआ, लेकिन अरमान अभी भी बेहोशी के हालत में था। तबीयत में थोड़ा बदलाव था, लेकिन स्थिति अभी भी नाजुक थी। आईसीयू से निकाल अरमान को दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया। अंदर किसी एक इंसान को अरमान के पास रुकने की सलाह दिया गया। दी, आप कहो तो अंदर अरमान जी के पास मैं जाऊं? निशा, ठीक है जाओ, लेकिन तुम खुद को अरमान के सामने संभाले रखना और रोना तो बिल्कुल नहीं, समझी? सिया अपना आंसू पोंछते हुए, ठीक है दी, मैं जाती हूँ। सिया अरमान के बेड के पास कुर्सी लगाकर बैठ गई और अरमान का हाथ पकड़ अपने हाथ में ले ली। मुझे माफ़ करना अरमान जी, आज आपकी ये हालत मेरी वजह से है। जब से मैं आपकी ज़िंदगी में आई हूँ हमेशा आपको परेशानी में डाली हूँ। प्लीज़ आप उठ जाइए ना अरमान जी, मेरे लिए
एक बार उठकर मुझे आप अपना कहिए। अरमान जी उठिए ना, रोते हुए सिया अरमान को आवाज़ लगाती है। इतना कहकर सिया अरमान के हाथों को चूम लेती है। तभी अचानक अरमान के शरीर में एक हरकत होती है। सिया ये देख बहुत खुश हुई। अरमान जी, आज से आप मेरी ज़िंदगी हो। आपको तकलीफ़ में मैं नहीं देख सकती। देखो मुझे अपनी आंखें खोलो आप, और अपनी सिया को देखो क्या हालत हो गई है। अब अपने प्यार को और नहीं छुपा सकती अरमान जी। आई लव यू अरमान जी। सिया, अब इसे मेरी नादानी समझो या मेरी सच्ची मोहब्बत जो आपसे बेपनाह करती हूँ, या यूँ कहूँ कि करने लगी हूँ। बस आप जल्दी से उठ जाओ और अपना मुझे कह सीने से लगा लो। इतना कहते हुए सिया अरमान के माथे को चूमती है, फिर से अरमान के पास वही हाथ पकड़ बैठ जाती है। कुछ देर बाद अरमान के शरीर में पहले जैसी हरकत हुई। इस बार अरमान आंखें खोल दिया। सिया इस नज़ारे को देख बहुत खुश हुई। दीदी चिल्लाते हुए बाहर आई। अरमान के मम्मी पापा दोनों आ चुके थे। अरमान को होश आ गया जान कर सभी खुश हुए। अरमान के मम्मी पापा दोनों सुकून का सांस लिए। सिया अस्पताल में माता रानी के पास उनका शुक्रिया अदा करने गई। मंदिर में दिए भी जलाए और अरमान के लंबी उम्र के लिए प्रार्थना भी की। सिया अरमान के लिए माता रानी पर चढ़ाया गया कच्चा धागा ले गई। सभी लोग अरमान को देखने के लिए उतावले हो रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा, अभी मुझे पेशेंट को चेकअप करना है, सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। आप लोग तब तक इंतज़ार कीजिए जब तक मैं बाहर ना निकल आऊँ। सभी लोग डॉक्टर निकले इसका इंतज़ार कर रहे थे। लगभग 20 मिनट बाद डॉक्टर बाहर निकल आए। आते ही डॉक्टर बोले, सब कुछ ठीक है, लेकिन इनको अभी बहुत आराम की ज़रूरत है। आप लोग अभी मिल सकते हैं, लेकिन बारी बारी से एक एक कर अंदर जैसे, और ऐसी कोई बात नहीं कीजिएगा पेशेंट के सामने जिससे वो सदमे का शिकार हो जाए। कितने दिनों के बाद हम यहाँ से अरमान जी को ले जा सकते हैं? निशा डॉक्टर से पूछती है। डॉक्टर, अभी तो 1 सप्ताह से ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप 3 दिन में ले जा सकती, अगर आपके आसपास डॉक्टर हो तो, क्योंकि हर रोज़ इनका पट्टी बदलनी पड़ेगी और इंजेक्शन भी तो है। निशा जी, शुक्रिया डॉक्टर आपका। दूसरी तरफ अरमान से सभी बारी बारी मिल लिए, लेकिन सिया अभी बाकी थी। वो हाथ में धागे को लिए खड़ी इंतजार में थी कब उसका बारी आए। सिया मन ही मन सोच रही थी, मैंने तो अपने प्यार का इजहार कर दिया, अगर अरमान जी जगह होते तो क्या होता। मैं तो उनसे नज़रें मिलाकर ठीक से बात भी नहीं कर पाती। बात तो अभी भी नहीं कर पाती नज़रें मिला के। ये मेरी धड़कन को क्या हुआ, इतना तेज क्यों धड़कने लगा? अरमान जी के सामने जाते ही कहीं शर्म से पानी पानी ना हो जाऊं। सिया अरमान के पास गई। वहाँ निशा पहले से ही मौजूद थी। सिया दी, ये लो, आप बांध दो ना ये धागा अरमान जी के कलाई पर। निशा फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। निशा जवाब दी, तुम खुद ही बांध दो, अभी मैं डॉक्टर से बात कर रही। सिया अरमान के बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। अब आप कैसे हो अरमान जी, दर्द तो नहीं हो रहा? अरमान, आप हो ना मेरे पास, दर्द की दवा बन जाओ। सिया, मतलब? अरमान मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं सिया जी, बिल्कुल आप बुद्धू हो, ऐसा थोड़े है, मैं आपसे मजाक कर रहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए, सब मेरी वजह से हुआ, आपको मेरी गलतियों की वजह से इतनी तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है। सिया नम आँखों से बोली। निशा, सिया तुम अरमान जी के पास ही रहना, मैं अभी आई। इतना कहकर निशा बाहर चली गई। अरमान, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? गलती आपकी नहीं है थी, समझी, बच्चों की तरह देखो, रोने लगी। अरमान अपने हाथों से सिया के आंसू पोंछते हुए, अभी आप मुस्कुराओ, वरना मैं ऐसे ही बेड पर लेटा रहूँगा। जल्दी ठीक नहीं होना, बस कीजिए। अरमान जी, बेकार की बातें मुझे नहीं पसंद। और हाँ देखिए, आप मुस्कुरा रही, मैं क्या ज़रूरत थी बदमाशों से भिड़ने की? सिया अरमान की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या मैं उनको ऐसे ही जाने देता? कैसे आपको आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे? अरमान सिया से कहा, आपको कितना लग रहा गया है, ये मेरी गलती है ही तो है। अरमान सिया की तरफ देखते हुए, मेरी जान भी आप ही बचाई, ये कम बात है, सारी उम्र आपका कर्जदार रहूँगा। सिया, अरमान जी, आपकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ था, आपकी हिफाजत करना मेरा भी तो फ़र्ज़ था, और आपके लिए तो मैं किसी से भी लड़ जाऊंगी, समझिए। अपना हाथ आगे कीजिए,
मुझे ये धागा बांधना है ताकि आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। अरमान अपना हाथ आगे बढ़ाया। सिया धागे को अरमान की कलाई पर बांध दी। अब मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही आप सिया जी? अरमान सिया से कहा। यहीं रहो आप मेरे साथ। नहीं, मुझे कुछ काम याद आया। हॉस्पिटल में आपको ऐसा कौन सा काम याद आया है? आप क्यों झूठ बोल रही? सिया जी प्लीज़ मेरी तरफ मुँह कर बात कीजिए। कुछ हुआ है आपको? आप ठीक हो? कुछ बोलिए सिया जी। मैं कुछ पूछ रहा। मेरे सामने ऐसे खामोश मत बैठिए। अचानक आपको क्या हो गया? कहीं ये तो डर नहीं आपको मेरे साथ रहने से? आपको प्यार ना हो जाए मुझसे? सिया कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, परंतु अरमान सिया का हाथ पकड़ लिया। यही डर है ना सिया, कहीं प्यार ना हो जाए। सिया मुश्किल में पड़ गई। अब क्या कहूँ, लेकिन खुद को संभालते हुए सिया बोली, पटना में लड़कों की कमी हो गई है क्या, जो मिथिला के लोगों से प्यार करने लगी? आपसे प्यार मुझे हो ही नहीं सकता अरमान जी। अच्छा, आप सच बोल रही मुझसे कि आप मुझसे प्यार नहीं करती? जी हाँ, नहीं करती। अरमान मुझे तकलीफ़ में देख नज़रें चुरा आंसू क्यों बहा रही और कहती हैं मुझसे प्यार नहीं करती? अरमान जी छोड़िए मेरा हाथ, कोई देख लेगा। देखने दीजिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। फिर मेरे सामने अपने प्यार का इजहार ही क्यों किया था और मेरे माथे को चूमा भी था? आपको मैं महसूस कर सकता हूँ सिया जी, आप मेरे रूह में बसती हैं। जब आप मुझे मेरे हाथों को चूमी थी गहरी नींदों से, मैं उसी वक्त जग गया था, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। अच्छा हुआ जो नहीं खुला, वरना मैं हकीकत से अनजान ही रहता। आप भी मुझसे उतना ही मोहब्बत करती हैं जितना कि मैं आपसे करता हूँ। सच कह रहा हूँ मैं सिया, अगर आप नहीं मिली तो सच में मैं मर जाऊँगा। सिया अपना हाथ अरमान के होंठ पर रखते हुए बोली, चुप हो जाइए अरमान जी, मरने की बात क्यों कर रहे? आपका क्या जाता सिया जी, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं? आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना। चुप रहेंगे अरमान? अरमान जी आप। सिया अरमान को नम आंखों से प्यार से देख और बोल रही थी, कभी सोचा है आपने आपको कुछ होता है तो मेरा क्या हाल होता है? आपको तकलीफ़ में मैं नहीं देख सकती और आप मरने की बात करते हो। कितने पागल बनते हो आप। मेरी खामोशी को कभी पढ़ नहीं पाए कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पढ़ तो लिया था, पर डरता था कहीं आप मुझसे दोस्ती भी तोड़ दोगी अगर मैंने प्यार का इजहार किया तो। वैसे भी मैं चाहता था प्यार का इजहार पहले आप करो, मुझसे मैं नहीं। सिया मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, अगर मैं नहीं बोलती तो आप भी नहीं करते? ऐसा थोड़े चलता है, आप मेरी पहली आशिकी हो। ऐसे कैसे भूल जाता या किसी और का मेरे होते हुए जाने देता। आई लव यू सिया जी। आई लव यू अरमान जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। जी बिल्कुल, समझो आप मैं अब ठीक हो गया हूँ और देखो दर्द भी अब गायब हो गया। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। सिया बोली, अब आराम कीजिए अरमान जी, कब से बोल रहे हैं? अभी ज़्यादा बोलना सही नहीं होगा। आप मेरे पास बैठी रहोगी तब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन प्यार भरी निगाहों से बस आपको देखता रहूँगा। आराम कीजिए अरमान जी, वरना मैं गुस्सा करूँगी। नहीं, ऐसा जुल्म मत कीजिए मुझ पर। आपका गुस्सा हाय। दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।